अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदूम थोन शुमारस मज मुस्तुन मेज़बान तौसीफ बशीर। नाजरीन आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो भी हमारी एप्पल आर्चार्ड में आते हैं, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है, आज का टॉपिक है सॉइल मैनेजमेंट। किस तरह हम सॉइल को मैनेज करेंगे। आज हम जानेंगे कि जो भी हम न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, उनके डोज वाइज भी हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी हमारी फर्टिलाइजर्स आते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म रहता है, कब वो हमारे प्लांट को न्यूट्रेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए मेरे जो भी अभी लाइव सेशन में आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जो मेरा लाइव सेशन जाएगा वो शेयर करिए। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमने पढ़ा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि क्या पढ़ा है अभी तक, हमने डिजीज मैनेजमेंट पढ़ा। डिजीज मैनेजमेंट जिसमें हमें दो टॉपिक आते हैं, जो भी हमारे फंगल डिजीजेज आती हैं वो, और जो भी हमें इंसेक्ट पेस्ट की जानिब से जो भी डिजीज मिलती है वो। डिजीज मैनेजमेंट हमने किया है। और दूसरा जो कैनोपी मैनेजमेंट आता है, कैनोपी मैनेजमेंट, आज इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू करेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है। कैनोपी मैनेजमेंट में हम थोड़ा, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है, इस पे हम आज और रोशनी डालेंगे। इसमें हमने पढ़ा है प्रूनिंग। मोस्टली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विंटर प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये टॉपिक भी आज हम डिस्कस करेंगे, सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट एंड जो भी हमारा पीएच रिलेशन जो होती है हमारे न्यूट्रेंट में, वो भी आज हम पढ़ेंगे। गुजारिश यही है, जो भी मेरा अभी लाइव सेशन देखने जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो कॉपी और कलम अपने पास रखे, क्योंकि ये भी जो लेक्चर है बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मेरा मोटिव यही है, जो भी हमारा यूथ है वो एसोसिएट हो जाए, वो ऑक्यूपाई करे। जो भी हमारा एप्पल इंडस्ट्री है, इसमें जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस आते हैं, वो अच्छे से जाने, तब जाके वो फिर एग्जीक्यूट करे, और फिर देखिए इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर हम इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी कहेंगे इसको। इसका मतलब है जब हम एप्पल पिकिंग करते हैं, आफ्टर द एप्पल पिकिंग, जो भी एप्पल पिकिंग के बाद जो भी हम इंटरवेंशन करते हैं अपने बागात में, चाहे हम प्रूनिंग की बात करते हैं, चाहे हम जो भी खाद फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस। जब भी हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था, हमने डिजीज मैनेजमेंट भी पढ़ा। डिजीज मैनेजमेंट में हमने यूरिया सुप्रे भी पढ़ा, इसी के साथ कॉपर सुप्रे भी पढ़ा, ठीक है। मैंने इसको टाइमिंग भी बताई कि टाइमिंग क्या है, कॉपर सुप्रे की टाइमिंग क्या है, यूरिया सुप्रे की टाइमिंग क्या है, उसका डोज क्या है, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहने जा रहा हूं कि हमें ज्यादा थ्रेट रहता है, इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर,
स्नोफॉल, जो भी हमारे एलिवेशन बेस्ड जो भी हमें डिफरेंट रीजन्स बनते हैं ऑन द बेस ऑफ कैनोपी और वी कैन से ऑन द बेस ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्योंकि स्नो का ज्यादा खतरा रहता है यहाँ पे। मैं बताऊंगा क्यों हमारे आर्चार्ड ज्यादा मुतासिर होते हैं ड्यू टू द स्नोफॉल। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है कि जब भी बर्फ पड़ती है हमारे कश्मीर में तो हमें ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। एक्चुअली जो भी हमारी कैनोपी है वह कैनोपी में प्रॉब्लम है। जो भी हम ब्रांच सिलेक्शन करते हैं, ब्रांच सिलेक्शन में हम जो क्रॉच एंगल रहता है अक्सर हमारी ब्रांच में वो हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम नहीं जानते हैं या उसको उस पर हम जोर नहीं देते हैं। इसलिए बहुत बहुत सारे यहाँ पे आपको यूट्यूबर्स, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि वी आर नॉट एबल टू वेट फॉर द विंटर प्रूनिंग। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं विंटर प्रूनिंग के लिए। क्यों नहीं इंतजार कर सकते हैं? क्योंकि स्नोफॉल अगर होता है उसकी वजह से हमें ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों हमारे आर्चार्ड यहाँ पे ज्यादा मुतासिर होते हैं ड्यू टू द स्नोफॉल। जो भी हमारे लोअर एलिवेशन, इफ वी टॉक अबाउट द शोपियान डिस्ट्रिक्ट, इफ वी टॉक अबाउट द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का जो पेरिफेरी एरिया आता है, डीके मरग वगैरह, या निहामा की अगर हम बात करेंगे, या वोटू अहरबल की हम बात करेंगे, या असनूर की बात करते हैं, ये वो एलिवेशंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो मुतासिर ज्यादा रहते हैं स्नोफॉल से, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जो भी हमारा शुपायान डिस्ट्रिक्ट है, शुपायान डिस्ट्रिक्ट का जो भी पेरिफेरी एरिया रहता है उस पर ज्यादा स्नोफॉल का खतरा रहता है। लेकिन एक्चुअली जो कैनोपी, आज जो हमारा मतलब टॉपिक है वो कैनोपी मैनेजमेंट का जो आधा हमें रह गया था वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ सॉइल मैनेजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब भी हम कैनोपी मैनेजमेंट में बात करते हैं, कैनोपी मैनेजमेंट हम डिफरेंट अंदाजों में करते हैं या डिफरेंट इंटरवेंस के थ्रू करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो भी हमें कैनोपी मैनेजमेंट करनी चाहिए वो किस तरह करनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कैनोपी मैनेजमेंट की। देखो, जो भी कैनोपी मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, पहला रहता है हम बेंडिंग करते हैं, ठीक है। बेंडिंग भी एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है हमारे कैनोपी मैनेजमेंट में। दूसरा, प्रूनिंग। जो भी हम प्रूनिंग करते हैं, जो भी इफ वी टॉक अबाउट द समर प्रूनिंग, अगर हम समर प्रूनिंग करेंगे या विंटर प्रूनिंग, ठीक है, ये भी हमें कैनोपी मैनेजमेंट में आता है। आज हम बात करेंगे विंटर प्रूनिंग, क्योंकि बेंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन विंटर प्रूनिंग पे हम थोड़ा सा जोर देंगे कि हमें कौन सी कैनोपी बनानी चाहिए। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड के लिए जो सबसे अच्छी कैनोपी है, सबसे मजबूत कैनोपी है, सबसे पोटेंशियल वाली कैनोपी जो है वो है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, मैं यहां पे ये बताऊंगा सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्योंकि जब भी हम कैनोपी मैनेजमेंट की बात करते हैं हमें ओपन सेंटर देखने को मिलता है, मॉडिफाइड सेंटर मिलता है, और जो भी हमारी कैनोपी है ओपन सेंटर, मॉडिफाइड सेंटर, ये ज्यादा देखने को मिलती है। जो भी मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है, इट इज मोस्टली एप्लीकेबल फॉर द ट्रेडिशनल आर्चार्ड। जो भी हमारे आर्चार्ड रूट जो स्टॉक होता है वो जंगली टाइप होता है, वाइल्ड टाइप, ठीक, वहां पे हम मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम बनाते हैं। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे इस कैनोपी को थोड़ा सा डायग्राम में दिखाऊं कि मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर क्या होता है। मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर
modified central leader system. I am talking about the modified central leader system. मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर का क्या रहता है? इसमें पहले हम जो सेंटर वाली जो लाइन होती है जिसको हम लीडर बोलते हैं उसको हम टाल लेते हैं और फिर उसी को साइड वाइज ब्रांचेस बनाते हैं। हम बात करते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक है, इसमें खाली एक लीडर रहता है, उसी को हम साइड वाइज ब्रांचेस निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक है, यहां पे मैं बात बताऊंगा। यहां पे जो स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल की वजह से हमारे कश्मीर में क्यों ज्यादा नुकसान होता है इन द एप्पल ऑर्चार्ड्स, व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट रीजन यही है कि जो हमारे प्रूनर्स हैं, जो भी यहाँ पे जो कटाई करते हैं या जो भी शाख तराशी करते हैं, वो पहले अनस्किल्ड है, उन्होंने कहीं से सीखा ही नहीं है, वो करते हैं। क्योंकि उनको ये डिफाइन किया कि कल भी मैं यहाँ था शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, एक कॉल आई थी एक ग्रोवर की जानिब से, उसने मतलब प्रूनिंग वाले लाए थे, वो कटाई कर रहे थे, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहां गया विजिट के लिए। ठीक है, फिर मैंने वहां पे देखा कि एक प्रूनर को ये पता नहीं होता है कि ये जो शाख है ये फर्स्ट ईयर वाली शाख है या सेकंड ईयर वाली शाख है। क्योंकि हमारे प्लांट में एप्पल ट्री में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांचेस होती है। एज फॉर इफ वी टॉक अबाउट द एज की जानिब से हमें बहुत टाइप्स ऑफ ब्रांचेस देखने को मिलती है, या अगले एक साल की होती है या 2 साल की होती है। मोस्टली इफ वी टॉक अबाउट जो भी हमारी फ्रूट ब्रेनिंग जो ब्रांच होती है वो लगभग 2 साल की होनी चाहिए, या वो 2 साल की होती है। मैं बात कर रहा था कि स्नोफॉल की वजह से हमें ज्यादा नुकसान होता है। व्हाट इज द रीजन? उसका पहला रीजन यही है, जो हमने कैनोपी यहाँ पे बनाई है वो ना मॉडिफाइड सेंटर लीडर है या ना ही ओपन सेंटर है। यहां पे मैं ओपन सेंटर की बात करूंगा। ठीक है, ओपन सेंटर ये है ओपन सेंटर। ओपन सेंटर ये है मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। ये है मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, ये है ओपन सेंटर। ना यहां पे हमें ओपन सेंटर देखने को मिलती है, ना ही मॉडिफाइड सेंटर लीडर देखने को मिलती है। यही वजह है कि स्नोफॉल की वजह से हमें ज्यादा नुकसान होता है। पहला रीजन क्या है? डेंस टाइप ऑफ कैनोपी। जो भी हमने यहाँ पे कैनोपी सिलेक्ट की है वो डेंस टाइप है, वो हमने घनी रखी है। ठीक है, वो भी इसी डर से रखी है कि यहाँ पे कहीं जगहों पे धूप की जो मतलब पोटेंशियल है वो ज्यादा रहती है, उसकी वजह से हमें सनस्कॉल्ड होता है या नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं। इसीलिए मतलब हमारे ग्रोवर में ये कंफ्यूजन रहता है कि हम यहाँ पे गन्ना ही रखेंगे ताकि इनको धूप ज्यादा ना सताए या धूप की वजह से ये सूख ना जाए। पहला रीजन यही है। हमने जो यहाँ पे कैनोपी बनाई है वो डेंस टाइप कैनोपी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो भी रीजन है, यहाँ पे क्रॉच एंगल ऑफ ए ब्रांच का जो भी क्रॉच एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है वो हमने वहां पे हम सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम उस टहनी को सिलेक्ट नहीं करते हैं जिसमें क्रॉच एंगल अच्छा होता है, यानी बड़ा क्रॉच एंगल होता है। ठीक है, तीसरा बेंडिंग। आप बताओगे कि जो आप बेंडिंग बोल रहे हो ये अक्सर हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी में करते हैं, लेकिन याद रहे ये बेंडिंग जो है ये वो वाहिद इंटरवेंशन है, ये हम किसी भी ऑर्चार्ड में कर सकते हैं, चाहे वो MM111 पे हो, चाहे वो M9 पे हो, चाहे वो MM106 107 पे हो, चाहे वो सीडलिंग पे हो। बेंडिंग जो है,
बेंडिंग एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है हमारे आर्चार्ड्स में, इसीलिए बेंडिंग की वजह से जो हम ट्रेडिशनल आर्चार्ड में बेंडिंग नहीं कर पाते हैं, उसका भी रीजन यही है, हम इस कैनापी को छोड़ देते हैं, इसको हम कंडेंस करते हैं। यहां से अगर मैं इस कश्मीर की जो कश्मीरी जो आर्चार्ड होता है उसमें जो कैनापी होती है वो मैं यहां पे बताऊंगा कि वो इस तरह हमने बनाई है, इस तरह बनाई है। मतलब जो भी हमने ये ब्रांचेस सिलेक्ट की है उनकी जो लेंथ है वो लगभग सबकी सेम रखी है। दूसरी उनकी जो अलाइनमेंट है, उन ब्रांचेस को जो अलाइनमेंट हमने रखी है वो सब सेम ही है। इसी की वजह से यहां पे स्नोफॉल की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। यहां पे मैं अगर बताऊंगा, अगर कश्मीर में ऐसी कैनापी देखने को मिलेगी, ठीक है, उसकी वजह से हमें स्नोफॉल की वजह से मतलब नुकसान नहीं होता है। यहां पे जितना भी स्नोफॉल हो जाए हमें नुकसान नहीं होगा। पहले हम सिलेक्ट करेंगे यहां पे जो क्रॉच एंगल है, क्रॉच एंगल को हम प्रेफर करेंगे यहां से, ठीक है। इसको हम लगभग 80 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक लाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो यही है, जो हम ट्रेडिशनल आर्चार्ड में जो हमें क्रॉच एंगल है वो लगभग 80 to 60 डिग्री होना लाजमी है, ठीक है। जो भी हमें 30 डिग्री एंगल होगा, 25 डिग्री एंगल होगा, 15 या लेस देन 15, ठीक है। यहां से इवन जो भी 40 डिग्री एंगल होगा, ठीक, 40 50 डिग्री, यहां से ये जो एंगल है यहां पे ये हमने अवॉइड करना है। ये ब्रांच हमने अवॉइड करना है। कौन कौन सी ब्रांच? वो ब्रांच जिसमें 50 डिग्री एंगल होगा, 40 डिग्री एंगल होगा, 30 डिग्री एंगल होगा, 25 50 डिग्री। जो भी इस टाइप की ब्रांच का जो क्रॉच एंगल इतना होगा, यानी 50 होगा, 40 होगा, 30 25, जो भी इस टाइप का हमें एंगल देखने को मिलेगा वो ब्रांच हमने अवॉइड करनी है, या उस ब्रांच को हमने बेंड करना है, ठीक है। वी हैव टू अवॉइड दोज ब्रांचेस दैट possess 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री। जो भी इस टाइप का जो एंगल होगा वो ब्रांच हमने थिन आउट करना है, उसको हमने बाहर निकालना है, ठीक है। इसका मतलब यही है, जब भी हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी ब्रांच को हमें ये लाजमी देखना है उसका क्रॉच एंगल क्या होगा। अगर कोई ग्रोवर अब बोलेगा क्रॉच एंगल क्या होता है, जो भी हमारा मेन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन सिस्टम है, इस मेन सिस्टम के साथ जो हमने लेटरल ब्रांच ली है वो कौन से एंगल बनाती है, ठीक है। जितना वो ज्यादा एंगल होगा, मतलब बड़ा होगा, उतना बेहतर है, ठीक है। जितना वो छोटा होगा वो हमारे लिए नुकसानमंद है। फॉर एग्जांपल वो ब्रांच फिर टूट जाती है, थोड़ा सा भी उस पर दबाव आता है वो टूट जाती है। इसीलिए हमें जब भी प्रूनिंग हमने करनी है, हमें पहले जो कैनापी है उसको ओपन टाइप बनाना है, मतलब 70 से मतलब लगभग 70% सनलाइट उस पर गिरनी चाहिए, पहला यही रहेगा। ये था, ये मैंने बात की है, जब भी हम ब्रांच सिलेक्ट करते हैं वो हम उसका क्रॉच एंगल हमें देखना है, मतलब यही कि कौन सा एंगल है, 50 है, 40 है, 30, 25 या 50, ठीक है। हमें 60 to 80 डिग्री जो भी एंगल होगा वो हमने सिलेक्ट करना है, वही ब्रांच हमने सिलेक्ट करनी है। जब हम वो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, अगर बर्फ जितना पड़ना है उतना पड़ जाए, उसकी वजह से हमारे आर्चार्ड में नुकसान नहीं होगा। अगर हम शुपायान की बात करते हैं, जब भी आप उस बाग को किसी भी वहां से कोई भी पेड़ आप उठा लो, किसी भी पेड़ को आप अच्छे से झांकिए, वहां देखिए मिनिमम
मतलब अगर मैं सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा, अगर किसी भी प्लांट में 100 ब्रांचेस है, उन 100 ब्रांचेस में आपको खाली 1 या 2 ऐसे ब्रांचेस मिलेंगी जिसको एंगल मतलब जिनका एंगल लगभग 80 to 60 डिग्री होगा। बाकी जो 80 ब्रांचेस हमारे इस प्लांट में है वो होंगी यही 50, 40, 30, 25, 50। ठीक है, यही वजह है कि हमें ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमने क्रांच एंगल को देखना है, बेंडिंग करनी है, जो भी हमने डेनिस टाइप ऑफ कैनोपी बनाई है उसको कम करना है। ये चीज हमने देखनी है। मतलब अगर मैं किसी भी यहाँ पे प्रूनर को बताऊंगा कि क्रांच एंगल क्या होता है, कौन सी ब्रांच हमने काटनी है, कौन सी नहीं काटनी है, ये इसको अल्लाह कसम मैं बता रहा हूं, उसको पता नहीं होता है। ठीक है, खाली उनको यही एक चीज उनको याद रहता है कि एक्चुअली 2 आंचन पे काट दे, लेकिन ये भी उनको पता ही नहीं है कि किस ब्रांच को ये 2 इंच पे कट मारना है, किसको नहीं मारना है। वो भी मैं आज यहाँ पे बताऊंगा आपको कि कौन सी ब्रांच को 2 इंच पे हमने कट करना है, कौन सी ब्रांच को ऐसे ही छोड़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेरा अभी लाइव सेशन देख रहे हैं उनके लिए गुजारिश है, इस लाइव सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसको मतलब सीखने को कोई चीज मिल जाए। हम बात कर रहे थे कि जब भी हमने मतलब प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग पे हमें यही जोर देना है कि हमें किस ब्रांच को सिलेक्ट करना है, किस ब्रांच को हमने रखना है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, उसका पहले हमें देखना है कि क्रांच एंगल क्या है। अगर उसका क्रांच एंगल 80 to 60 डिग्री में पड़ता है तो आप उसको टिक मारिए, उस ब्रांच को सिलेक्ट करिए। लेकिन अगर उस ब्रांच का एंगल 50 डिग्री से लेके 50 तक आता है, उस ब्रांच को हमें काटना ही काटना है। ये पहली चीज है। उसके बाद क्या करना है, मैं बता रहा था कि क्यों स्नोफॉल की वजह से हमारे कश्मीर में ज्यादा नुकसान होता है। उसका वजह मैंने बता दिया कि हमने जो कैनोपी बनाई है वो डेनिस टाइप बनाई है, हमने जो क्रांच एंगल सिलेक्ट किया है वो क्रांच एंगल हमने छोटा सिलेक्ट किया है। तीसरा, बेंडिंग जो हमने छोड़ी है ट्रेडिशनल आर्चार्ड में, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारे आर्चार्ड में ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बेस्ट टाइम बताया था कि प्रूनिंग का कि कब करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वो चीज नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जांपल आप मतलब डर रहे हो स्नोफॉल हो जाएगा, स्नोफॉल फॉर एग्जांपल मतलब पहले ही होता है कश्मीर में, फिर हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द अल्टरनेटिव। पहले मैं बताऊंगा कि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल स्नोफॉल की वजह से हम कहेंगे नहीं हमें अक्टूबर में ही विंटर प्रूनिंग करनी है, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव क्या है। मोस्टली वो आर्चार्डिस्ट, वो ग्रोवर्स जो पोस्ट हार्वेस्ट में कोई मतलब खाद नहीं डालते हैं, अगर वो अक्टूबर में ही प्रूनिंग करते हैं उनको ये 100% नुकसान कर देगा। मतलब अल्टरनेट बेरिंग आ जाएगी, फ्रूट फ्लोट जो इनका नेक्स्ट ईयर में होगा वो कम होगा। इसके बरक्स जो अदर ग्रोवर्स है जो पोस्ट हार्वेस्ट में एबेंडेंस के साथ विद द एबेंडेंस पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रेंट मैनेजमेंट करते हैं, उनको नुकसान कम ही होगा। इसलिए आपके लिए मैंने चॉइस रखी है, अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट अच्छे से करते हो, फिर अगर आप प्रूनिंग अर्ली प्रूनिंग कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना उस बंदे को होगा जिसने पोस्ट हार्वेस्ट में कुछ भी नहीं डाला है। ये बात याद रखें। ठीक है, हमने पहले यही करना है कि क्रांच एंगल देखना है, टाइप ऑफ कैनोपी किस तरह बना है। और एक यहाँ पे चीज मैंने देखी है हमारे प्रूनर्स में, वो जब कैनोपी मतलब जो कटाई करते हैं वो हर एक टहनी को जो भी हर एक ब्रांच को वो एक एंगल मतलब उनकी जो लंबाई है सेम रखते हैं।
उनकी लंबाई वो सेम रखते हैं। उनकी लंबाई वो सेम रखते हैं, मतलब सेम। फॉर अगर ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, फॉर एग्जाम्पल ये भी 10 फीट है, हर एक मतलब जो टहनी है उसको वो सेम रखते हैं। ये भी एक मतलब खतरा है, ये भी एक मतलब एक मिस कंसेप्ट ही कहेंगे, कंफ्यूजन है हमारे ग्रोअर में। वो हर एक टहनी को क्या करते हैं, सेम लेंथ रखते हैं। तुम प्रेथ कोई लंज थावन हिशी जैसा। लेकिन मैं यहां बताऊंगा आप लोगों ने विद द ब्यूटी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अगर हम कहेंगे यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट द, आप लोगों ने देखे होंगे कॉनिफर्स, जो भी हमारे कॉनिफर्स होते हैं, यम पहाड़न पे अल्लाह ताला कुल दिखमित, उनकी अगर हम कैनापी देखेंगे, यम यारी देवदार, उनकी ब्रांच कभी नहीं टूटती है। क्यों नहीं टूटती है? अगर आप उसको देखोगे, जो भी हमारे जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां पे मतलब अगर आप देखोगे जब भी स्नोफॉल जितना होता है, वहां पे कोई भी टहनी नहीं मतलब टूटती है। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे डिजाइन किया है, उनकी कैनोपी ऐसे डिजाइन की है, उनको बर्फ की वजह से उतना नुकसान नहीं होता है जितना हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में होता है। ठीक है, इसीलिए हम उस तरह कैनोपी नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस कैनोपी को हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हम उसको देखेंगे, मतलब जो भी हमारे कॉनिफर्स है, जो भी हमारे फॉरेस्ट्स है, उनकी जो कैनोपीज है, मतलब क्या बताऊंगा मैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वहां पे अगर हम क्रॉस जंगल भी देखेंगे, वो लगभग 90 डिग्री है। अगर आप जाओगे किसी जंगल में, आप उस यार पे दियो तो नजर पत वो तम तो लंज, ठीक है, वो लगभग 90 डिग्री ही है। दूसरी, उनकी जो कैनोपी है वो कॉनिकल शेप है, मतलब नीचे लंबी है, ऊपर 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 जब टहनी उठती है वो छोटा छोटा है, मतलब सच कम कम। उसकी वजह से उनकी जो कैनोपी है वो कॉनिकल बनती है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह। लेकिन यहां पे अगर हम कश्मीर में बात करते हैं, हमारे आर्चार्डिस्ट जो भी हमारे प्रूनर्स है, उनको ये चीज भी पता नहीं है कि हमें ये ब्रांच, अगर नीचे कोई ब्रांच है, उसको सबसे ज्यादा हमने लंबा करना है। ठीक है, ये पहली ब्रांच है। उसके बाद जो हमने ब्रांच रखनी है, उसको लगभग 1 फीट नहीं, 1 फीट से क्या होगा, 2 फीट 3 फीट, 2 से 3 फीट उसको छोटी रखनी, जो उसके ऊपर होगी। ठीक है, उसके ऊपर जो ब्रांच आएगी वो भी मतलब 2 से 3 फीट हमने कम रखनी है। ऐसे हमें ऐसे शेप देनी है, सो दैट इट विल लुक लाइक कॉनिकल शेप हमने बनानी है। अब बताएंगे कि कॉनिकल शेप को हमने क्या करना है। जब भी हम दवा छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, मोस्टली जो हमने कैनोपीज अपने ऑर्चार्ड में बनाई है, न वो ओपन सेंटर है, न वो मॉडिफाइड सेंटर है, न वो सेंटर लीडर है, इनमें से कोई भी नहीं है। फिर क्या है, वो हमने खिचड़ी बनाई है, उसमें थोड़ा मॉडिफाइड भी है, उसमें थोड़ा ओपन भी है, उसमें थोड़ा सेंटर भी है। लेकिन जो हमने कैनोपी बनानी है मॉडिफाइड सेंटर लीडर, उसकी जो हमने ओवरऑल जो उसकी जो शेप रखनी है वो कॉनिकल रखनी है। मतलब उसका मतलब जो सबसे नीचे जो ब्रांच होगी उसकी लेंथ हमने सबसे ज्यादा रखनी है। ठीक है, इसके ऊपर जो ब्रांच आएगी उसको उससे कम रखना है, उसके ऊपर जो ब्रांच आएगी उससे कम, सो दैट ये इट लुक लाइक ए कॉनिकल शेप रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, कल हम स्प्रे करते हैं, कोई भी स्प्रे इसको छिड़कते हैं, ये ब्रांच जो है इसकी वजह से ये शेड में नहीं आ जाएगी, ये ब्रांच जो है इसकी वजह से ये ब्रांच शेड में नहीं आएगी, ये ब्रांच जो है इसकी वजह से ये ब्रांच शेड में नहीं आएगी। इसी तरह हम फिर अच्छे से जो स्प्रे कवरेज होती है हमारे, वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाए, जो भी हमने स्प्रे करनी है वो मैक्सिमम हो जाए। अगर हमने ये मतलब ये कैनोपी नहीं रखी, अगर हमने ये कैनोपी नहीं बनाई, कॉनिकल शेप नहीं बनाई, अगर हमने, मैं यहां पे बताऊंगा हम किस तरह
मतलब जो कैनोपीज है अपने आर्चार्ड में, हमने इस तरह बनाई है इसको, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, मतलब हर एक लाइन सेम है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ब्रांच को सुप्रे करना है, इसको तो सुप्रे नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसके आगे ये जो टहनी खड़ी है, ठीक है। यही रीजन है कि हम स्कैब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यही रीजन है कि हम अल्टरनेरिया को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दीज आर द रीजंस। ये हमको माइन्यूट रीजन रखते हैं, लेकिन जब ये माइन्यूट माइन्यूट जमा होते हैं, जब ये इंटीग्रेट होते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान देखने को मिलता है। ये हमने देखी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो ओवरऑल हमने कैनोपी रखी है वो कॉनिकल शेप रखनी है, मतलब सबसे जो नीचे वाली ब्रांच है उसको हमने लंबा करना है, उसके ऊपर जो ब्रांच आएगी उसको उससे ज्यादा रखना है। इसी तरह हमने कॉनिकल शेप रखना है। और एक यहां पे और एक बात मैं बताऊंगा, ठीक है। परसों मैंने बताया था कि अगर हम ट्रेडिशनल आर्चर्ड की बात करते हैं, एक ब्रांच से लेके दूसरे ब्रांच तक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैंने दो लिमिट बताए थे। एक लिमिट मैंने बताया था मिनिमम, मिनिमम मिनिमम होना चाहे 1 to 2 फीट, मिनिमम होना चाहिए 1 to 2 फीट। लेकिन अगर 2 फीट से 3 फीट हो तो बेहतर है, ठीक है। मतलब एक ब्रांच से लेके दूसरी ब्रांच तक कम से कम 2 फुट पे गई 3 फुट तमन गैप, पेटुस पे गई ब्रांच आसनी क्या 2 फुट पे 3 फुट गई ब्रांच आसनी। वही वनो तुम अगर 2 फुट पे 3 फुट ब्रांच थाए, यह बासान पन की वारिया डिस्टेंस। यहां पे मैं बताऊंगा, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी ब्रांच है एक यहां पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच, ठीक है। इसके ऊपर हमने दूसरी ब्रांच रखी है। इस ब्रांच और इस ब्रांच के दरमियान हमने लगभग 2 फीट डिस्टेंस, मतलब 2 फीट डिस्टेंस रखी है, ठीक है। इसका मतलब है इस ब्रांच पे मैं जो लेटरल लूंगा, यस यम पे लंड तो तथ गस में मैक्सिमम मतलब लेंथ आसी 5, ठीक। यस बह यम पे तुल लंड तथ गस मैक्सिमम आसी हाइट, मतलब जेशर यस लंड अत पे खच सह गस कम से कम जीठ आसी कूता 5 गो, यमी 5 तो यमी 5 गो फुट, गो तुम करें ओवर क्राउड क्या। वन थान फॉर एग्जाम्पल पुटस पे लंज, यह लंड अति थो मे ब्याक लंड, ठीक। यथ पे नेर मे लेटरल इत पे हथ इंटर क्रॉस कर, यथ लेटरल यथ इंटर क्रॉस कर। इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमने दो ब्रांच के दरमियान रखनी है। इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न अप्रोच, हमने लगभग 2 से 3 फीट डिस्टेंस रखनी है एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के जाने। ये आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को ये दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी बोला कि ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने रखनी है वो एक मतलब 2 फीट to 3 फीट रखनी है एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच के जानिब। इसके बाद हम करेंगे जो भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कट्स होते हैं, ठीक है। प्रूनिंग कट्स, ये भी अगर मैं बताऊंगा किसी ग्रो मतलब किसी आर्चार्डिस्ट को या प्रूनर को कि कट्स क्या होते हैं, कौन से कट्स देखने को मिलती है हमारी प्रूनिंग में। पहला, ये हर एक को पता होगी, रिंग कट, नेल कट, डच कट, स्टप कट,
बेंच कट, रिंग कट, नेल कट, डच कट, सिटअप कट, बेंच कट। यहां पे और एक होता है वीकर सिलेक्शन, वीकर सिलेक्शन। यहाँ पे मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए क्वेश्चन है, रिंग कट किस ब्रांच पे हमने करनी होती है, इसे रिंग कट कथ लंज पे पेवन कर, ये आपके लिए क्वेश्चन है। रिंग कट, नेल कट, डच कट, स्टब कट, बेंच कट, वीकर सिलेक्शन, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कट्स होते हैं। देखो मैं यहां पे बताऊंगा आपको, मोस्टली जो रिंग कट होता है ये कम से कम 2 ईयर ओल्ड की ब्रांच को करना होता है। ये लगभग आसन 2 वरियन लंड आसन, तथ रिंग कट दिन। नेल कट भी उसी पे होता है, ठीक है, ये भी लगभग 2 ईयर ओल्ड ब्रांच पे ही होता है। उसके बाद जो भी कट आते हैं, यहां पे मैं अगर बताऊंगा, यहां पे बेंच कट भी 2 ईयर ओल्ड ब्रांच पे ही होता है, ठीक है। वीकर सिलेक्शन ये भी 2 ईयर ओल्ड। बाकी ये जो कट रह गए 2 कट, ये लगभग होते हैं 1 ईयर ओल्ड पे ही करते हैं। जो रिंग कट होता है ये मोस्टली उस ब्रांच पे होता है जहां पे हमने वो ब्रांच 2 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, मतलब उसी पे ये देखने को मिलती है। ये मतलब ये खुद बनती है ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। रिंग कट, नेल कट, डच कट, स्टब कट, अगर मैं किसी भी प्रूनर को ये बताऊंगा, वो मुझे मतलब मैं यहां पे बताऊंगा को उसको ये पता नहीं होगी कि रिंग कट क्या होता है, नेल कट क्या होता है, डच कट क्या होता है, स्टब कट क्या होता है, बेंच कट क्या होता है, वीकर सिलेक्शन क्या होती है। लेकिन जब भी हम मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं, मॉडर्न अप्रोच में हमने ये चीजें जाननी जरूरी होती है। देखो अगर हम जो भी हमने यहाँ पे कट रखे हैं, लगभग ऑलमोस्ट ये 7 है, 1 2 3 4 नहीं 6 है, 6 कट्स है, 6 कट्स है। अगर हम ये कट्स ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से जो हमने जो ये अल्टरनेट बेरिंग जो होती हैं वो कम हो जाएगी। रिंग कट जो देते हैं वो 2 ईयर ओल्ड की होती है ब्रांच, नेल कट, ठीक है। और एक कट में यहाँ पे जो हम अक्सर मतलब हमारे ग्रोवर, जो भी हमारे ग्रोवर हैं वो ये देखते हैं 2 इंच पे हम कट करते हैं, दोनों आचन पे कट दिवन, वो भी मैं बताऊंगा। ये भी लगभग 2 ईयर ओल्ड की ब्रांच होती है, 2 ईयर ओल्ड। मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा था कि ये रिंग कट होता है, ये हमें कब देना चाहिए, नेल कट कब देना चाहिए, डच कट, स्टब कट, बेंच कट, वीकर सिलेक्शन एंड 2 इंच कट। अगर किसी को पता है वो प्लीज कमेंट में लिखे, उनके लिए हम गिफ्ट रखेंगे। जहां पे अब मैं इनको स्टेप वाइज बताऊंगा कि
कौन सा कट कहां पे देना है, क्यों देना है, यहां पे मैं बताऊंगा। जो भी मेरा अभी लाइव सेशन देख रहे हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो मेरा जो लाइव सेशन है वो शेयर करे ताकि दूसरों तक ये पहुंच जाए। देखो यहां पे मैं बताऊंगा तफसील से रिंग कट। पहला जो इसका आइडेंटिफिकेशन है ये लगभग उस ब्रांच पे होती है, ये 2 ईयर ओल्ड की होती है, ठीक है, लगभग 2 ईयर ओल्ड की होती है। ये कट देने से अगर हम रिंग कट देते हैं, ठीक है, अगर ये ब्रांच है यहां पे अगर रिंग है उस पे लगभग ये सर्कल्स बने होते हैं, ऐसे सर्कल्स ऐसे बने होते हैं, फिर ये ब्रांच होती है यहां पे, ठीक है, लगभग 3 सर्कल्स होते हैं, ठीक है, लगभग 3 या 3 अलाव यम सर्कल कर कट, ये रिंग बचावन, इसकी वजह से सीधे बर्ड फॉर्मेशन होती है। ये एक क्लू है बर्ड फॉर्मेशन के लिए रिंग कट देना जरूरी है। पहला पॉइंट आप यही याद रखोगे कि ये जो रिंग कट है ये कहां पे हमें देना है, जहां पे भी 2 ईयर ओल्ड की ब्रांच होगी वहां पे देखने को मिलेगी। इसको कोई प्रूनर नहीं बनाता है, ये खुद बनती है, ठीक है। अगर हम इस पे कट मारेंगे सीधे इस पे बर्ड बनेगा, लेकिन ये याद रखिए अगर मैंने कट गलती से यहां पे दे दिया, यहां पे अगर मैंने गलती से कट यहां पे मारा, इस साइड पे ये मोटा में बनाऊंगा यहां पे, इसकी वजह से ब्रांच बनेगी, ब्रांच फॉर्मेशन या लीफ बनेगा या पत्ता निकलेगा वहां से। इसीलिए आपको याद रखना है कि इसको ऊपर ही काटना है, रिंग को बचाना है, रिंग को पूरी तरह छोड़ना है, फिर कट मारना है, उसकी वजह से बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, यहां पे ये मैंने रिंग कट का बोला, नेल कट देखो अगर आप जो भी हमारी ब्रांच ऊपर होती है, जैसा हेर कुन ये इस तरह लक्च लंजे पे द्राम ठीक, इस तरह बहुत सारी ब्रांचेस इसको निकलती हैं। हमें क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस ब्रांच को कन्वर्ट करना है, इन 2 ब्रांचेस को कन्वर्ट करना है कि इसमें देखो याद रखना नेल कट जो हम देते हैं कहां पे देते हैं, जहां पर 4 इंच 3 इंच या 6 इंच या 5 इंच मतलब ब्रांच होगी। ये ब्रांच ये नेल कट दिवन तथ कम से कम आसान 4 आंच 3 आंच या 6 आंच या 5 आंच, यमन यह लेंथ आसान तमे लंज फॉर एग्जांपल नेल कट दिवन, फॉर एग्जांपल यह दिन मैं नेल कट, मुझे यहां पे इसको कट मारना है यहां पे, ठीक है, बचाया मैंने इस ब्रांच को मैंने छोड़ दिया, यहां पे मैंने कट मारा, इस ब्रांच को मैंने सिलेक्ट किया है, ऊपर से मैंने कट मारा, ठीक है, यहां पे इस ब्रांच को मैंने सिलेक्ट किया, इसको हम नेल कट बोलते हैं। लेकिन ये जरूरी है इसकी लेंथ 4 इंच होनी चाहिए, 3 इंच होनी चाहिए, 6 इंच या 5 इंच। अगर कोई ब्रांच 8 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है, वहां पे हम नेल कट नहीं दे सकते। ये इसमें केस है, इंपॉर्टेंट केस इसमें यही है कि हमें नेल कट कहां पे देना है। नेल कट उसी ब्रांच पे होता है जो लगभग 2 ईयर ओल्ड की होती है, उसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ लेटरल जिनकी लेंथ 4 इंच 3 इंच 5 इंच या 6 इंच होना जरूरी है, वहां पे हम कट मार सकते हैं। ये हो गया नेल कट भी। देखो डच कट यहां पे डच कट, ये मोस्टली हम प्रेफर करते हैं हाई डेंसिटीज में,
मतलब हाई डेंसिटीज में हम ये प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लीडर है, सेंट्रल लीडर है, सेंट्रल लीडर पे जब कंपटीटर निकलता है, अगर उस कंपटीटर की मोटाई, उसकी गर्थ 13% से ज्यादा है, अगर हम सेंट्रल लीडर की बात करते हैं, उस पर कोई लेटरल ब्रांच निकली है, उस लेटरल ब्रांच की गर्थ 30% से ज्यादा है, ठीक है। अगर उस ब्रांच की गर्थ 13% से नहीं, छोड़ो 13% में यहां नहीं लूंगा, दूसरा मैं यहां बताऊंगा। यहां पे 13 को छोड़िया, यहां पे 14% है, 50% है, 40% या 50% है उस ब्रांच की मोटाई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे लिए सेंट्रल लीडर है, सेंट्रल लीडर को एक लेटरल निकला है, उस लेटरल ब्रांच की जो मोटाई है, जो उसकी गर्थ है, वो 40% ही है या 50% है। वहां पे हम डच कट मारते हैं। डच कट मारने का क्या मतलब है? इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें ब्रांच मिलती है, बर्ड नहीं मिलता है, इससे हमें नई ब्रांच मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने इसको डच कट मारा देखो, डच कट हम कहां पे मारते हैं? यहां पे जब हम कंपटीटर की बात करते हैं, उसकी जो मोटाई 40 to 50% होना जरूरी है। सेंट्रल लीडर के हिसाब से उस लेटरल की मोटाई 40% या 50% होना जरूरी है, वहां पे हम डच कट मारते हैं। डच कट का मतलब होता है, ये अगर मोटाई है इसकी, इसको हम इस तरह कट करते हैं। मतलब जो हमारी स्केचर होती है, जो हमारी कंची होती है, उसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के यहाँ पे कट मारते हैं, यहां से हमें ब्रांच फिर निकलती है, ठीक है, नीचे से इसको ब्रांच निकलती है। इसका मतलब डच कट का मतलब यही है, इससे हमें ब्रांच निकलता है, दूसरा ब्रांच निकलता है। इसी के साथ में एक और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, वो ये है, और एक कट यहां पे मुझे याद आ गया है, 8वां, यहां पे रिन्यूअल, यहां पे रिन्यूअल कट। अगर उस ब्रांच की मोटाई कितनी है? 30% से लेके, ठीक है, मतलब यहां पे 35%। अगर उस ब्रांच की मोटाई, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल लीडर होता है, सेंट्रल लीडर को एक लेटरल निकला है, उसकी जो मोटाई है 30 to 35% है, विद द कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल लीडर, वहां पे हम कट मारते हैं, उसको हम रिन्यूअल बोलते हैं, रिन्यूअल कट। यहां पे रिन्यूअल कट हम कहां पे मारते हैं? पहले हम बात करेंगे जब एक कंपटीटर की जो मोटाई है वो 30 to 35% बनेगी, ठीक है, इवन अगर 40 भी हो जाएगी, वहां पे हम रिन्यूअल कट मारते हैं। रिन्यूअल कट का मतलब यही होता है, इससे हमें ब्रांच मिलती है, यहां पे हमें ब्रांच मिलती है, और यहां पे हमने बर्ड सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, बर्ड सिलेक्ट करना होता है, बर्ड सिलेक्शन। यहां पे मैं बताऊंगा रिन्यूअल कट। अगर ये हमारा सेंट्रल लीडर है, सेंट्रल लीडर को एक यहां पे ये ब्रांच निकली है ये, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो 30% से लेके 35% तक है, ठीक है, वहां पे हम कट मारते हैं, उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल कट। लेकिन रिन्यूअल कट पे हमें यहां पे नीचे बर्ड सिलेक्ट करना होता है, नीचे से बर्ड सिलेक्ट करना होता है। लेकिन डच कट पे हमें बर्ड सिलेक्शन नहीं करनी होती है, लेकिन रिन्यूअल कट पे हमें बर्ड सिलेक्ट करना होता है। ये फॉर एग्जाम्पल यहां पे बर्ड है, यहां पे ये, इसको मैं ऐसे कट मारूंगा हॉरिजॉन्टली, ये बर्ड में सिलेक्ट करता हूं, ये बर्ड में सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। जब ये फिर यहां से फिर ये इमर्ज होता है, ये कुछ ऐसे बनता है,
ये यहाँ पे मैंने रिन्यूअल कट मारा था, यहां से हमें ब्रांच देखने को मिलती है। इसका मतलब है रिन्यूअल कट का भी यही मकसद होता है कि हमें ब्रांच निकलनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सिटअप कट है, सिटअप कट और डच कट में थोड़ा सा अंतर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्ल्यू है, यहां पे मैं बताऊंगा। मैंने अभी बोला था जब हम सिटअप का ये डच कट देते हैं, डच कट हम कुछ इस तरह देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, इस तरह देते हैं, हॉरिजॉन्टली हम काट देते हैं यहाँ पे 2 इंच पे या 1 इंच पे, इसको हम बोलते हैं डच कट, इसको हम बोलते हैं डच कट। ठीक, लेकिन अगर मैं यही मोटाई लेके यहाँ पे इस तरह काट मारूंगा, मतलब सीधे ऐसे कंची पकड़ के ऐसे काट मारूंगा, कुछ इस तरह बनेगा, उसको हम बोलते हैं सिटअप कट। ठीक है, ये कट अवॉइड ही करना चाहिए, मतलब ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं डच कट ही। ठीक है, ये आपको आ गया है कि रिन्यूअल कट भी, डच कट भी, नेल कट भी और रिंग कट। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपने याद रखनी है, डच कट हमें उस ब्रांच को देनी है जिसकी जो मोटाई है विद द कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल लीडर 40 to 50%। अगर हम रिन्यूअल कट की बात करते हैं, रिन्यूअल कट पे हमें जो सेंट्रल लीडर है उसकी जो कंपिटिटर बनेगी उसकी जो मोटाई है वो 30 to 35% होना जरूरी है। जो भी अभी मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं उनके लिए गुजारिश है, प्लीज हमारा जो लाइव सेशन है ये शेयर करें, वो अपना मतलब कमेंट में अगर कोई भी सवाल आपको आता है तो कमेंट में प्लीज लिखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। शाहनवाज साहब आप प्लीज मेरा लाइव सेशन ऐसे ही देखिए, इसके लास्ट में हमने जो सॉइल मैनेजमेंट का जो हमने सब टॉपिक रखा है वहां पे मैं FYM की बात भी करूंगा, वर्मी कंपोस्ट की भी बात करूंगा, डाई खाद की, जो यूरिया खाद है, हर एक खाद की मैं बात करूंगा। क्या हमें पोस्ट हार्वेस्ट में ये खादें डालनी है, अगर डालनी है क्या फायदा मिलेगा, अगर नहीं डालनी है तो क्या नुकसान हो जाएगा। और वर्मी कंपोस्ट की भी मैं बात करूंगा कि वर्मी कंपोस्ट कब डालना होता है। लगता है मेरा जो लाइव सेशन है ये हर एक को सर के ऊपर से ही गया है, किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। अगर उसको समझ में आता है कि सर क्या बताने जा रहे हैं, ये क्या सिखाने जा रहे हैं। अभी मैंने जो अभी डिफरेंट कट्स मैंने अभी डिस्कस की है, ठीक है। रिंग कट हमें हाई डेंसिटी को में भी आता है, नेल कट हाई डेंसिटी में भी आता है, डच कट तो सिटअप कट ये लगभग हमें हाई डेंसिटी में ही आता है, रिन्यूअल कट भी हाई डेंसिटी में ही आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंच कट की। अगर आपको मेरा लाइव सेशन, मेरा ये यहाँ पे इतना सारा बकवास करना आपको अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट में लिखिए क्या ये बकवास मेरा आपको समझ में आता है, क्या इससे आपको कोई फायदा मिलता है। अगर फायदा मिलता है तो कमेंट और एक शेयर जरूर बनता है। अभी हम बात करेंगे अभी बेंच कट की। आप लोगों ने ये नाम नहीं सुने होंगे लेकिन आज जानोगे इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है, अब आप याद रखिए कि डच कट कहां पे देना है, रिन्यूअल कट कहां पे देना है। डच कट का भी मकसद यही होता है नई ब्रांच निकलनी चाहिए,
यानी वीक ब्रांच निकलनी चाहिए। रिन्यूअल कट का भी मकसद यही होता है कि वीक ब्रांच निकलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अब बात यहाँ पे बेंच कट की। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट यही है, हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखा है, क्योंकि थ्योरी में जो भी हम पढ़ाते हैं उतना समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिकल जब हम दिखाते हैं, बाग में दिखाते हैं, टहनी को पकड़ के, ब्रांच को पकड़ के, फिर कैंची हाथ में लेके जब हम दिखाते हैं, उसका अलग ही मकसद होता है। वो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इस तरह आपको पहले याद रखिए, जब हम इंशाल्लाह हमारा, मैं अभी बोल रहा था कि हमें एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट शुपायान में। वो उस विलेज का नाम आता है गुंड दरवेज बोलते हैं, उस विलेज का नाम है। वहां पे हमने संडे को बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, ठीक है। यही पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। हम हर एक इंसान को मतलब गुजारिश करते हैं वो वहां पे आ जाइए, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो सेशन रखा है, प्रोग्राम का जो हमने सेशन रखा है, वो हमने बाग में ही रखा है, ताकि ग्रोवर को हर एक चीज समझ में आए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप संडे को स्पेशल बना के आप वहां पे आ जाइए, वहां पे तशरीफ लाइए। मतलब हम दिल से आपसे गुजारिश करते हैं, ठीक है, वेलकम करते हैं कि आप उसमें पूरा हिस्सा लीजिए, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री है इसको हम अच्छी तरह से थाम लें, इसको हम अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करें। हमारा जो कमर्शियल पर्पस जो हर एक बंदे का होता है कि हमें कमर्शियल पर्पस जो इनपुट कॉस्ट होता है हमारा, वो नीचे आ जाए। आउटपुट कॉस्ट जो होता है, ओवरऑल जो प्रोड्यूस का जो नेट प्रॉफिट होता है हमारा, वो ज्यादा आ जाए। यही मेरी मतलब गुजारिश है कि अपनी लेवल से मैंने एक ऐसा कदम उठाया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो आप लोगों का ही है कि आप लोग हमें टाइम देते हैं, हमारा वीडियोस देखते हैं, हमें अपने आर्चार्ड में बुलाते हैं। ये तो आप ही लोगों का कर्म है और उस पावर दिगार का है जिसने हमने इस काम के लिए चुना है। इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बेंच कट की। ये हम ट्रेडिशनल में करते हैं, उसमें भी करते हैं, हाई डेंसिटी में भी। यहाँ पे बताऊंगा। देखो, अगर ये सेंट्रल लीडर है, ये सेंट्रल लीडर है। यहां पे इसको एक ब्रांच ऐसे निकली है यहां पे, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, कोई ब्रांच ऐसी होती है, लेकिन कोई ब्रांच यहां से ऐसे होती है यहां पे, ठीक है, ऐसे। ये आपने देखी होगी। कोई ब्रांच यहां पे हमारा क्रॉच एंगल है, इस तरह निकली है, ठीक है। कोई इस तरह निकली है, निकली तो दोनों है, ठीक है। यहां पे मैं आपको अभी बेंच कट बता रहा हूं। रिहा रसूल गुंडी दरवेश शुपयान, एग्जैक्टली यही हमारी लोकेशन है। क्योंकि ये बड़ा नाम है, बड़े गांव का नाम है गुंडी दरवेश शुपयान। रिहा रसूल से मेरी इल्तिजा है कि उसके जो अगल बगल में जो विलेज आते हैं उनका भी नाम बताइए। मैं अभी आपको बता रहा हूं बेंच कट, ठीक है, याद रखिए। यहां पे देखो, यहां पे हमने बेंच कट डालना है, ठीक है, बेंच कट करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये हमने कंची पकड़ी ऐसे, इस ऊपर वाली ब्रांच को हम यहां से काटते हैं, यहां से मैंने इसको काटा, ठीक है। तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे देखने को मिलेगी। इस वाले कट को हम बेंच कट बोलते हैं। इट व्हाट इट डज, ये क्या करती है, नागबल से
नागबल से ये 2.5 किलोमीटर दूर है। जो शुपियन नागबल है वहां से 2.5 किलोमीटर दूर है ये वाला गांव जहां पे हमने कैंप रखा है, प्रूनिंग कैंप पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, गुंडरवे शुपया वो हमने वहां पे रखा है। इसलिए आपसे गुजारिश है, संडे को स्पेशल बनाइए, आप वहां तशरीफ लाइए। मैं अभी बता रहा था बेंच कट किस तरह हमें देना है। ये होता है बेंच कट। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, व्हाट इट डज, ये हमें बेंडिंग में मदद देता है, बेंडिंग में। ठीक है, अगर इस ब्रांच को अगर हम यहां पे डालेंगे इसको ऐसे परपेंडिकुलर इस तरह, तो ये हमें ऐसा एंगल देता है, 90 डिग्री एंगल देता है, जो हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये वाला बेहतर है। ये वाली ब्रांच जिसपे हमने इस तरह काट दिया है, इस वाली ब्रांच से बेहतर है। ठीक है, अगर हम यहां से 90 डिग्री लेंगे, ठीक है, अगर इन दो ब्रांच में हम कंपैरिजन करते हैं, इन दो ब्रांचेस में ये वाली ब्रांच बेहतर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंच कट। होप आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद और कौन सा कट रह गया है, हाँ, वीकर सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर हम हाई डेंसिटी की बात करते हैं। हाई डेंसिटीज में ये वाला कट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकर सिलेक्शन। वीकर सिलेक्शन ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। वीकर सिलेक्शन की मैंने बात की है। ठीक है, इसका मतलब होता है हमें वीक ब्रांच आगे को डालनी है। ठीक है, या हम देखो, ये यहाँ पे वीक ब्रांच है, ये वाली ब्रांच बड़ी है, मोटी है, ये वाली भी ब्रांच मोटी है। अब इन तीन, 1 2 3, ये 3 ब्रांचेस है। इन 3 ब्रांचेस में अगर हम मतलब करेंगे बात, इनमें जो सबसे छोटी है वो थर्ड वाली पोजीशन पे है। ठीक है, अब हमने इस ब्रांच को, जो हमने यहाँ पे ब्रांच समर्ज की है, ये वाली ब्रांच यहां से ये हमने इमर्ज की है यहां तक। ठीक, अगर इसको हम इस तरह काटेंगे यहां पे, ये याद रखिए, अगर मैं इस ब्रांच को यहां से काटूंगा, इसकी वजह से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल आएगी ये कट मारने से। लेकिन अगर मैं वहां पे वीकर सिलेक्शन करूंगा, वीक ब्रांच को सिलेक्ट करूंगा, कैसे, मुझे ये वाला कट नहीं देना है, ये वाला कट मुझे अवॉइड करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इसको काट मारूंगा। ये मैंने आगे वीक वाली ब्रांच डाली है ताकि इसका जो ग्रोथ है वो कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल ग्रोथ। ठीक है, जब ये कंट्रोल ग्रोथ हो जाएगा, उसकी वजह से यहां पे जब ये न्यूट्रंट फ्लो आएगा, न्यूट्रंट फ्लो, ठीक है, ये कट मारने से, ये वीकर सिलेक्शन की वजह से जो यहां पे बर्ड्स है, बर्ड्स बनने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने यहां पे बताया था आप लोगों को कि एक वीकर सिलेक्शन और नेल कट और रिंग कट, ठीक है, ये वाले कट्स हमें बर्ड बना के देता है। और यहां पे डच कट, रिन्यूअल कट, या सेटअप कट,
ये क्या करता है, ये हमें ब्रांच निकालते हैं, मतलब वीक ब्रांच देते हैं ये वाले हमें। इसका मतलब है वीकर सिलेक्शन में भी हमें बर्ड फॉर्मेशन होती है, नेल कट में भी बर्ड फॉर्मेशन होती है, रिंग कट में भी बर्ड फॉर्मेशन होती है। होप कि मैंने जो आपको ये 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कट्स यहाँ पे पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आपके मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उसके साथ उसके बाद में हम बात करते हैं सॉइल मैनेजमेंट, क्योंकि हमने जो टॉपिक उठाया है ये वास्ट टॉपिक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सॉइल मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस सेशन का लास्ट पार्ट जो है इस सेशन का। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन बताइए, आप किस जगह से कहां से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हाइडेंटिटीज एज वेल एज ट्रेडिशनल के लिए, इसलिए आपसे गुजारिश है जितना हो सके उतना शेयर करिए। सॉइल मैनेजमेंट मेरा वीडियो अक्सर लॉन्ग होता है क्योंकि हम ये वीडियो रोज नहीं बनाते हैं, हफ्ते में एक बार या 2 बार। जोया जोया हमारा वीडियो पहलगाम से देख रहे हैं, शुक्रिया। दर्दगुन देवसर से आदिल गुल, थोड़ा सा रेस्ट में ले रहा हूं क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। कमेंट बॉक्स में अपना लोकेशन लिखिए, आप कहां से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और अपना और वीडियो शेयर करें। सॉइल मैनेजमेंट, यहां इसमें आता है सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल हेल्थ, इसमें मोस्टली हम देखते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी।
more microbial activity, more health। इसका मतलब यही है, सॉइल हेल्थ का मतलब होता है हमारी जो सॉइल है इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसमें अगर डिकम्पोशन रेट होती है, रेट ऑफ डिकम्पोशन रेट क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ जो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में वो कितने हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कितने हैं, नॉन बेनिफिशियल कितने हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, वो किस तरह डिकम्पोज करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल फर्टिलिटी क्या का मतलब होता है, अगर हम शॉर्ट में बताएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक सॉइल कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करती है एक प्लांट को, उसको हम सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। सॉइल फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये ग्रोवर को जानना जरूरी होता है। जब भी हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, इसमें हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनकी क्वांटिटी आती है, उनका जिसका हम बोलते हैं मकदार, कितना मकदार है उनका, कितनी क्वांटिटी है उनकी, वो देखने को आती है। और एक चीज, सॉइल पीएच। सॉइल पीएच, इसमें अक्सर हमारे ग्रोअर्स का कंफ्यूजन है, क्या हमारे सॉइल में एसिडिक पीएच होना जरूरी है या बेसिक पीएच होना जरूरी है या न्यूट्रल पीएच होना जरूरी है। यहां पे हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बेनिफिशियल प्रोग्राम वाचिंग फ्रॉम पायर टाह पुलवामा, शुक्रिया। हमीदुल्लाह शेख साहब शुक्रिया। यहां पे हम बात करेंगे सॉइल पीएच की। ये एक्चुअली होता है जिसको हम अंग्रेजी में हम कहेंगे या डेफिनेशन में बताएंगे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। What does it means? Power of hydrogen. What does it means? Power of hydrogen. ये क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन? It is basically the number of hydrogen ions. जितने सारे हाइड्रोजन आयन्स हमारे सॉइल सॉल्यूशन में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या है? जितना ज्यादा हाइड्रोजन की मकदार होगी हमारे सॉइल में, उतना हमें एसिडिक पीएच देखने को मिलता है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द सॉइल सॉल्यूशन। जो भी हमारे सॉइल सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन्स कितने हैं या उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसी का हम एक्चुअली यहां पे डिनोट करते हैं सॉइल पीएच। लेकिन याद रखिए, इफ वी टॉक अबाउट द सॉइल पीएच, ठीक है, अगर हम एप्पल इंडस्ट्री की बात करते हैं या कल्टीवेशन ऑफ एप्पल्स, यानी जब हम एप्पल ऑर्चर्ड को एस्टेब्लिश करते हैं, क्या हमारा पौधा, हमारा पेड़ इस सॉइल पीएच पे उगता है या नहीं उगता है, ये हमें पहले देखना होता है, ठीक है। एप्पल ट्री उगाने के लिए हमें पीएच का होना जरूरी है, 6.8 का होना जरूरी है। एप्पल ट्री उगाने के लिए या एप्पल प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, उनका बाग लगाने के लिए हमें पहले सॉइल का पीएच कितना होना जरूरी है, 6.8। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, इट इज नॉट द एग्जैक्ट पीएच फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एग्जैक्ट पीएच नहीं होता है कि इस पीएच पे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होगी, ठीक है, वो मैं यहां पे बताऊंगा। अगर हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बात करते हैं, यहां पे
एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो भी हमें pH 7 होता है, ये याद रखिए 7 pH इज द ओनली pH, ठीक है। इस पे लगभग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रेंट, चाहे माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो, यहां पे अगर हम न्यूट्रेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास 3 किस्म के न्यूट्रेंट्स होते हैं। पहले हम 2 किस्म के बताएंगे, उनका फिर सब डिवीजन होता है, ठीक है। एक है मैक्रो न्यूट्रेंट्स, ठीक है, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ये मैं किसी और टॉपिक में बताऊंगा कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। मैक्रो का मतलब होता है ये प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में मिलना चाहिए। ये मैक्रो का मतलब होता है ये वाली न्यूट्रेंट्स एक प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में देना होता है, या प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में, ये मतलब प्लांट ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। जब एक प्लांट को कम ही मकदार में, कम ही क्वांटिटी में ये न्यूट्रेंट चाहिए, उसको हम माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। अगर हम इस माइक्रो न्यूट्रेंट को यहां पे हम डिस्कस करेंगे, माइक्रो न्यूट्रेंट में हमें बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, ये न्यूट्रेंट्स आएंगे। माइक्रो न्यूट्रेंट्स मतलब इनकी जो मकदार होती है वो कम होती है, ठीक है। इसके बाद ये याद रखिए, ये काम का मतलब होता है कि प्लांट एक्टिविटी यानी प्लांट फंक्शन या फिजियोलॉजी या एक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, उनको एक्टिवेट कराने के लिए इनकी दरकार होती है। अगर कम ही होती है लेकिन होती है, ठीक है। इसलिए ये आप जहन में नहीं रखिए कि अगर हम ये नहीं देंगे प्लांट को चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कम लगती है लेकिन देनी जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से, इनकी वजह से हमारे प्लांट सिस्टम में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कराने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, एक्टिवेशन देने के लिए ये वाले न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। चाहे हम बोरान की बात करते हैं, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, ठीक है, ये वाले न्यूट्रिएंट्स माइक्रो में आते हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं माइक्रो की, मैक्रो मीन्स बिगर अमाउंट, इसमें हमें 2 मिलते हैं। एक होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट पे हमें NPK, इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये वाले न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पे हमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये सारे न्यूट्रिएंट्स बड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करते हैं, उसका नाम रखते हैं। लेकिन मैं अक्सर अपने ग्रोवर्स को ये बोलता हूं, नाम पे मत जाइए, काम पे देखिए, उसकी क्वांटिटी क्या है, उनकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें कौन कौन सा जुज मतलब मौजूद है, वो देखना जरूरी है। नाम पे मत जाए, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ताकि मार्केट में ये प्रोडक्ट सर्कुलेट करने के लिए इसकी मार्केट जो इमेज होती है, मार्केट जो प्रोफाइल होती है इसकी, इसको सेल कराने के लिए वो कोई भी प्रोडक्ट का नाम रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं। इसलिए आप नाम पे मत जाइए, काम पे देखिए। जब भी आपको बड बनाने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, ठीक है। चाहे कैल्शियम की बात करते हैं, चाहे मैग्नीशियम की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरान, कॉपर, आयरन, ये सारे बड बनाने में मदद देते हैं। ये चीज याद रखिए, ठीक है। मैं अभी अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं अभी बता रहा था कि एप्पल
को कल्टीवेट करने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ एप्पल कराने के लिए जो हमें पेज की जो जरूरत होती है वो 6.8 होना जरूरी है। लेकिन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द अवेलेबिलिटी of most of the nutrients, if we talk about the nutrients available करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 7 का पेज होना जरूरी है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा कि अब लाइम किसको डालनी है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा किस पेज पे हमें लाइम डालनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ जिसका हम बोलते हैं डोलोमाइट किस पेज पे डालनी होगी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। डोलोमाइट डालना है या लाइम डालना है, उसका मतलब ये होता है अगर हमारा यहाँ पे एसिडिक पीएच है, उसको अप्रोच टू 7 लेना है हमें। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमने लाइम या डोलोमाइट डालना है। ठीक है, ये याद रखिए। अगर हमारा एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच को 7 तक ले जाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला 7 पेज जो होता है इस पे हर एक न्यूट्रेंट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अगर अल्कलाइन हो जाएगा, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, 7 से ऊपर आ जाएगा। तो आपके बागात में देखो यहाँ पे क्या केमिस्ट्री है इस पेज में। पेज तो हर एक चीज यहाँ पे डिटरमाइन करता है। हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए पेज पे हमें ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हमारे जो आर्चार्डिस्ट्स है, हमारे जो ग्रोअर्स है, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो ये चीज नहीं मानते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे है हमारा एसिडिक पीएच, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल, यहाँ पे है हमारा अल्कलाइन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एसिडिक पीएच है यहाँ पे, मतलब यहां से 6.5 से मैं लूंगा, 6.5, 6, 5, 4, ठीक है, ये 3, 2, ये वाली पीएच, क्योंकि इस पीएच पे हमें ये एप्पल ग्रो नहीं हो जाएगा। अगर हमारे सॉइल में पीएच 4 है, 3 है, 2 है या 1 है, इस पे हमें, या इवन 5 भी है, यहाँ पे हमें एप्पल ग्रो नहीं हो जाएगा। वो प्लांट सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पीएच है 7 और यहाँ पे हमारा है 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7, 7, 8, ठीक, ये वाली चीज। अगर हमारे बाग में जब भी हम सॉइल रिपोर्ट करते हैं, सॉइल रिपोर्ट पे अगर हमें स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, या एसिडिक है, या स्लाइटली अल्कलाइन है, या अल्कलाइन है, ये दो कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन हमारे लिए, हमारे बाग के लिए बैड है। ये वाली कंडीशन हमारे बाग के लिए क्या है, ये वाली कंडीशन हमारे बाग के लिए अच्छी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, देखो जब भी एसिडिक पीएच होता है हमारे बाग में अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हमारे प्लांट कॉपर ज्यादा लेगा, जिंक लेगा, बोरान लेगा, आयरन लेगा। ठीक है, ये वाली चीजें वो ज्यादा लेंगे। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
ये हमारे प्लांट को कम अमाउंट में लेने होते हैं या कम ही जरूरत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इसका इन्वर्ट हो जा रहा है, अपोजिट हो रहा है कि जब भी हमारा एसिडिक पीएच है, ये वाले न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे प्लांट को। अगर ये ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे तो नाइट्रोजन कहां से लेगा हमारा प्लांट, फास्फोरस कहां से लेगा, कैल्शियम कहां से लेगा, मैग्नीशियम कहां से लेगा? ये वाले न्यूट्रिएंट्स हमारा एप्पल नहीं ले जाएगा। ये वाले न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अगर हम ग्रोवर की बात करते हैं, वो डालता है, उसको क्या है डालने में, ठीक है, वो आधा किलो ज्यादा डालेगा या 1 किलो ज्यादा डालेगा, लेकिन उसको ये मैकेनिज्म पता नहीं होता है हमारे बाग में कौन सा पीएच है। अगर आपके बाग में पीएच ज्यादा है, एसिडिक है, तो आप कितना भी नाइट्रोजन डालो, कितना भी यूरिया डालो, कितना भी फास्फोरस डालो, आपके बाग में कलर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके बाग में कलर इशू आ जाएगा, आपके बाग में साइज इशू आ जाएगा, आपका बाग में प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा, आपके बाग में जून फल ज्यादा हो जाएगा। उसका वजह ये नहीं कि आपने खाद डाली है, नहीं डाली है, आपने खाद डाली है तब भी ये चीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पीएच है वो रंग जा रहा है। इसीलिए आप कितना भी खाद उसमें डालो, प्लांट वो नहीं ले पाएगा, तो ये रिजल्ट होता है। इसीलिए आपको देखना होता है, जब भी आप पीएच चेक करोगे, सॉइल टेस्ट करना जरूरी है। जब भी आप सॉइल देखोगे, सॉइल पीएच देखोगे, सॉइल पीएच का इंपॉर्टेंट असर होता है हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर हम 7 पे हम जाएंगे, अब मैंने बताया यहाँ पे जो भी हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दैट फॉल शॉर्ट in the acidic pH, but the micronutrients, if we talk about the copper, zinc, boron, that will be highly available to a plant. Rather, they are in the plant use these nutrients in in low amount, or in we can say in small amounts, but due to the acidic pH, these micronutrients will rotate around all the rhizosphere, which leads to the shortage of secondary as well as primary nutrients. If we talk about now neutral pH सबसे बेहतर होता है। Neutral pH is the only pH while all kinds of nutrients, all types of nutrients get available to plant, ठीक है। इस पीएच पे हर एक न्यूट्रेंट एप्पल को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे आपका प्लांट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ज्यादा लेगा, ठीक है, ये चीजें ज्यादा लेगा, और उनको बोरान की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनको जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कॉपर, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो सेब होगा इस वाले पीएच में वो येलो हो जाएगा, और उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। तमी मूजूब से तुम चूंट ज्यादा लेदर। इसीलिए हमने क्या करना है, हमें किसी ना किसी तरह अपनी पीएच को 7 पे रखना है। जितना हम 7 पे रखेंगे, यहाँ पे हमें हर एक चीज मिलेगी, कलर भी मिलेगा, साइज भी मिलेगा, ठीक है, शेल्फ लाइफ भी मिलेगी। अब क्या करना है, डोलोमाइट, जो हम डोलोमाइट डालते हैं, डोलोमाइट, ताकि हमारा पीएच बरकरार रहे। डोलोमाइट का मकसद ये होता है, अगर हमारा पीएच 7 से नीचे आ रहा है, एसिडिक हो रहा है, उसको 7 पे लाने के लिए हम डोलोमाइट डालते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि पीएच का इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। अस्सलामु अलैकुम डियर सर। वालेकुम सलाम फ्रॉम काकापुरा, थैंक यू डियर। गुजारिश ये है, अपने जो व्यूअर्स हैं, अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिखिए आप कहां से हो, और एक बार वीडियो शेयर करिए।
अब हम इस टॉपिक को एंड पे लाएंगे, क्योंकि मैंने अभी पीएच की बात डाली है, इसलिए पीएच का होना मतलब हमारे लिए जो नॉर्मल है वो 7 पीएच है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बाग में 7 पीएच डालने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये किस तरह हमारा पहले ये बात होगी कि ये पीएच चेंज क्यों होता है। अगर ये 7 पे हमने रख दिया है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट टेंड टू चेंज दिस पीएच from acidic pH to basic, or from basic to acidic, from basic to neutral, whatever. ठीक, what are the different kinds of parameters, या we can say what are the different factors that change this pH. First, application of urea. Those archaists, those archaists who use most, who tend to use more urea, वो हमारे ग्रोवर्स जो ज्यादा यूरिया डालते हैं उनको पीएच एसिडिक होना जरूरी है, मतलब पीएच उनको ज्यादा आ ही जाएगा। दूसरा, जो लोग कैल्शियम ज्यादा डालते हैं ये सोच के कि हमारे बाग में अच्छा फ्रूट आ जाएगा, बहुत अच्छा साइज आ जाएगा, बहुत अच्छी सेल्फ लाइफ बन जाएगी, तो ज्यादा कैल्शियम डालने से वहां पे जो हमारा पीएच है वो 7 से लेके 7.1, 7.2, 7.3 तक पहुंच जाता है। ये तो सवाल है ना हमारे आगे कि वाई ये पीएच क्यों चेंज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स बाय विच दिस पीएच चेंज फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक और बेसिक टू एसिडिक, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया ही है कि ओवरडोज ऑफ यूरिया की हमने ये रटा लगाया है कि अगर कोई नया पौधा हमने लगाया नियर सा दिसा यूरिया मोड दरित विदाउट नोइंग व्हाट विल डज दिस यूरिया क्या करें प्लांट का। ये पहला रीजन है कि हमने प्लांट को पहले यूरिया डाल के उसका जो मॉर्फोलॉजी है या इसका जो फिजियोलॉजी जो सिस्टम है उसका, वो हमने पहले ही इसलिए इस तरह बनाई है कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होना जरूरी है कि क्या वेजिटेटिव ग्रोथ 15 वरियन कर वेजिटेटिव ग्रोथ फ्रूट वूट नेरन तथ क्या। यही रीजन है कि हम बैलेंस टाइप न्यूट्रेंट्स नहीं दे रहे। अगर आपको यूरिया डालना ही है आप 100 ग्राम यूरिया डालो, लेकिन उसके साथ 50 ग्राम पोटेशियम डालो, 20 ग्राम कैल्शियम डालो, फिर देखो मजा, फिर देखो उस फ्रूट में या उस प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो किस तरह होगी, वो किस तरह डिजायरेबल बन जाएगी। क्योंकि हमने ये रटा लगाया है कि नियर सा दिस यूरिया मोड दरित ना ये डाई खाद आई है हाल गई यूरिया ही होता है। यही रीजन है कि हमारा जो पीएच है, पहला जो एसिडिक पीएच का जो मतलब इसकी डिफरेंट फैक्टर्स है क्यों एसिडिक पीएच बनता है। पहला वजह यही है कि हमने जो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर जो डालते हैं वो डालते हैं ओवरडोज करके डालते हैं। यहाँ पे आज जो अभी जो टॉपिक है इट इज कॉल्ड द हॉट, ये हॉट है, हर एक टॉपिक का हॉट होता है। इसी तरह हमारे जो एप्पल इंडस्ट्री में जो हॉट टॉपिक है वो सॉइल मैनेजमेंट ही है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सॉइल पीएच। मैंने अभी बताया आप लोगों की कौन सा पीएच, किस पीएच पे कौन सा न्यूट्रेंट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये पीएच एसिडिक क्यों होता है, यहां पे मैं लिखूंगा ओवरडोजेस ऑफ यूरिया, जो हम ओवरडोज करते हैं यूरिया का वो। दूसरा, फ्लड इरिगेशन, इसका जो रीजन है फ्लड इरिगेशन, मैं बार बार अपने वीडियोस में बता रहा हूं कि अवॉइड फ्लड इरिगेशन। ठीक है, ओवरडोज ऑफ कैल्शियम फर्टिलाइजर,
ये रीजन बता रहा हूं मैं आपको क्यों ये पीएच ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। ये 3 रीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे करूंगा, यहां पे खाली एक ही, यहां पे ये लिखूंगा अवॉइड, अवॉइड ये, अवॉइड ये, अवॉइड ये 3 ही अवॉइड करो। सॉइल पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको ये चीजें अवॉइड करनी होगी, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा यहां पे इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज मैं यहां पे बताऊंगा। देखो, अगर आप यूरिया डालते हो ना, खाली यूरिया, खाली यूरिया, इससे चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव। खाली यूरिया डालने से नेगेटिव इंपैक्ट आता है हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में, खाली यूरिया डालने से, ठीक है। यहां पे और एक मैं लिखूंगा, खाली कैल्शियम डालने से ये चीजें होती है, ठीक है। खाली पोटाश डालने से ये चीजें होती हैं, ठीक है। यूरिया, कैल्शियम या पोटाशियम, जब भी हम इनको ज्यादा डालते हैं, ओवरडोज करते हैं, इनकी वजह से हमारे पीएच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इज सॉइल रिच, इज इट नॉट सॉइल ऑफ कश्मीर रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम में पे हम दूसरा जो टॉपिक रखेंगे इंशाल्लाह, वो रखेंगे कि जो हमारे मोबिलिटी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में होती हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसी पे रहेगा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको बता रहा हूं कि सॉइल मैनेजमेंट किस तरह हम करते हैं। मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कहेंगे, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर हम होली एंड सोली एक वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट डालते हैं अपने बाग में, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट आता है। यूरिया में नेगेटिव इंपैक्ट आता है, यूरिया से नेगेटिव इंपैक्ट आता है। पहला, ये आपको पीएच राइज कराने में, यहां पे यूरिया ये पीएच को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। अगर हम ज्यादा डालते हैं यहाँ पे, जब ये एसिडिक बनेगा, उसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स ना नाइट्रोजन लेंगे, ना फास्फोरस लेंगे, ना पोटेशियम लेंगे, ना कैल्शियम लेंगे, ना मैग्नीशियम लेंगे, तो इनकी डेफिशिएंसी आ जाएगी ना, ठीक है। और इसके साथ क्या आ जाएगा, हमारा जो ओवरऑल जो फ्रूट का साइज है वो कम आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इसको अवॉइड करेंगे। ये मैंने अभी बोला यूरिया का। अब मैं यहाँ पे कैल्शियम की बात करूंगा। यूरिया ने एसिडिक पीएच बना के दिया, कैल्शियम क्या करेगा, ये हमको अल्कलाइन पीएच बना के देगा। उसकी वजह से प्लांट क्या करेगा, ना बोरान लेगा, न कॉपर लेगा, ना आयरन लेगा। जब ये बोरान नहीं लेगा, क्या होगा, हमारे प्लांट में फ्लावर्स बहुत निकलेंगे, लेकिन उनकी पॉलिनेशन नहीं हो जाएगी, ठीक है। तुम फ्लावर सारी रही। इसीलिए हमने कैल्शियम, ओनली कैल्शियम देना भी खतरा है, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ये 3 डाकू है, ठीक है। इनको आप याद रखिए। अगर हम ये डालेंगे, खाली ये डालेंगे, प्लांट को ये वाला न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगा, ये भी डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम खाली मैग्नीशियम डालेंगे, प्लांट को ये डेफिशिएंट हो जाएगा, प्लांट को पोटेशियम डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम खाली पोटेशियम डालेंगे, खाली पोटेशियम से मैग्नीशियम भी शॉर्ट हो जाएगा, कैल्शियम भी शॉर्ट होगा। इसीलिए जब हम कलर दवा छकन लास्ट चूठन कलर खतर खाली पोटेशियम छकन, आप लोगों ने देखा होगा विद इन द 3 डेज क्या होता है हमारे बाग में, कि
वो जो एप्पल होते हैं वो येलो कलर होते हैं, उनका जो रंग होता है, जो जिसका हम बोलते हैं कलर जो होता है, वो क्या होता है, वो फेड ऑफ होता है, वो येलो दिखते हैं, मतलब तुम चुबासने तुम चूट बसी। रीजन ये होता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है अगर हम इसको खाली अकेले देते हैं, क्योंकि ये इनकी जो चैनल होती है ट्रांसपोर्ट चैनल, उसको भी ब्लॉक करता है, इसको भी ब्लॉक करता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आप न्यूट्रेंट देंगे आप उनको कॉम्बिनेशन में दो, ठीक है, आप उनको मतलब बैलेंस करके दो, मतलब खाली यूरिया डाला नहीं। यूरिया का इम्पैक्ट अगर आपको कम करना है उसको पोटाशियम के साथ दो, ठीक है, या उसको यहां पे मैं बताऊंगा, ये तीन याद रखो। और यहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, यहां पे अगर हम ये तीन एक साथ देंगे, ना ही हमारा पोटाशियम नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा, ना ही नाइट्रोजन यानी यूरिया नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा, ठीक है। इनको हम तीन को एक साथ देखें। अगर इसी तरह अगर आपने देखा होगा जो भी हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स है वो एनपीके आते हैं, हर एक फॉर्मुलेशन में एनपीके आता है, क्योंकि इन तीनों का एक कनेक्शन है, ट्रांसलोकेशन कनेक्शन है इन लोगों का। ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब है इसकी ट्रांसलोकेशन पे इस पे असर पड़ता है, या इसकी वजह से इसकी ट्रांसलोकेशन पे असर पड़ता है। इसी का मतलब होता है कि जब भी हमने कोई प्रोडक्ट देना होता है तो हम यूज प्रेफर करेंगे वो प्रोडक्ट जिसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट कब देना है, क्यों देना है, ठीक है। इसीलिए आपको यूरिया को एक मतलब खाली यूरिया डालना भी गलत बात है, खाली कैल्शियम भी डालना गलत बात है, खाली पोटेशियम भी डालना गलत बात है। इसके बाद हम बात करेंगे जो अभी हम पोस्ट हार्वेस्ट में हम डीएपी, डीएपी बेस्ट है। डीएपी हाईली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। हाईली वाटर सॉल्युबल मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पानी के साथ मिलाएंगे फिर देंगे, मतलब जब हम इसको सॉइल में डालते हैं ये हाईली सॉल्युबल हो जाती है वाटर के साथ, ठीक है। ये तकरीबन इसको 15 से 20 दिन लगते हैं न्यूट्रिएंट निकालने में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा यूरिया की, इसको लगभग 35 to 40 डेज लगते हैं, ठीक है। ये अगर मैं यहां पे बात करूंगा FYM की, फार्म यार्ड मैन्यूर, इसको लगभग 52 to 60 डेज लगते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की बात करता हूं उसको लगभग 21 से 35 डेज लगते हैं। ये क्या मैंने अभी बताया कि डैप, जब हम डैप को सॉइल में डालते हैं ये हमको जो अवेलेबल फास्फोरस होता है या नाइट्रोजन होता है वो लगभग 15 से 20 दिन तक ये प्रोसेस चल जाती है। लेकिन इसमें डिफरेंट, मैंने पहले ही बताया कि सॉइल पीएच का बहुत इंटरफेयर है इसमें। सॉइल पीएच का वो प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल टेम्परेचर जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और सॉइल बैक्टीरियल एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं ये पैरामीटर्स लिखूंगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कराने के लिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला सॉइल पीएच, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और सॉइल मॉइस्चर, हमारी सॉइल में कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करेगा। सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर कितनी गर्मी है हमारे इस सॉइल में इस पे डिपेंड करेगा। और सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये इन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीजें याद रखने, ये चीजें अपने जहन में रख के अगर हम डीएपी को बोलेंगे कि डीएपी को अवेलेबिलिटी होने के लिए लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। यूरिया, क्योंकि प्लांट एज यूरिया नहीं लेता है, प्लांट को पहले अमोनिया बनता है, ठीक है। अमोनिया,
अमोनिया के बाद बनता है नाइट्रेट। एक चेन होती है, चेन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स यूरिया टू नाइट्रेट। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको भी लगभग 35 से 40 दिन लगते हैं, ठीक। अब आप बोलेंगे कि सर अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट में यूरिया डालेंगे, ठीक है, तो ये तो जाया हो जाएगी, क्योंकि अगर हम आज यूरिया डालेंगे ये 40 दिन के बाद अपना रिजल्ट दिखाएगा। उस 40 दिन के बाद हमारा जो प्लांट है उसने अपने लीव्स शेड किए होंगे, लीफ फॉल हुआ होगा, वो प्लांट इनएक्टिव स्टेज में गया होगा। जब ये इनएक्टिव स्टेज में गया होगा तो प्लांट ये न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा? तो इसका मतलब यही है, जब इसका कोई सीक नहीं होगा इन न्यूट्रिएंट्स का तो ये तो लीच आउट हो जाएंगे, ये तो पानी के साथ मिलके मतलब जाया हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि प्लांट इसमें कुछ भी नहीं लेगा। लेकिन अगर हम डीएपी की बात करते हैं, डीएपी का मतलब होता है कि डायमोनियम फास्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है। ये याद रखिए, डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है, डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये अमोनिकल फॉर्म में होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिया फॉर्म में होता है। अमोनिकल फॉर्म मैंने यहाँ पे बताया कि यूरिया को पहले कन्वर्ट होना है अमोनिया में, फिर अमोनिया को नाइट्रेट में, तब जाके प्लांट ये न्यूट्रिएंट्स लेगा। लेकिन अगर हम डीएपी की बात करेंगे, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिकल फॉर्म में होता है, वो सीधे ये फॉर्म होती है। ये कन्वर्ट करने में खाली एक स्टेप रहता है, ठीक है। इसीलिए हम डीएपी पोस्ट हार्वेस्ट में डालते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में आप डीएपी डालिए, बाकी ना वर्मी कंपोस्ट डालिए, ना ही आप वो डालिए, ठीक है, ना ही एफओएम डालिए। फिर कब हम डाल सकते हैं? अगर आज हम क्या डालेंगे, गोबर डालेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स कब देगा? 52 से लेके 60, लगभग 2 मंथ लगभग। तो तब जाके हमारा प्लांट तो हाइबरनेट होगा, ठीक है। जनवरी मज कर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, लेकिन उस वक्त हमारा प्लांट सोया हुआ होगा, इसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो लीच आउट होंगे। तो बेस्ट टाइम फॉर अप्लाइंग वर्मी कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर, द बेस्ट टाइम इज एंडिंग अप्रैल या मार्च, ठीक है। एंडिंग एंडिंग फरवरी या मार्च, मतलब मार्च टू अप्रैल हको त्रित, चाहे वर्मी कंपोस्ट त्राउन चाहे एफओएम त्राउन, तो यूरिया त्रो तथ दौरान, लेकिन डैप हको आज इस्तेमाल कर। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि गला भी सूख गया है, क्योंकि लगभग 2 घंटे का लेक्चर चल रहा था, इसलिए इसी के साथ एजाज साहब ने शॉर्ट लेक्चर होना चाहिए। क्योंकि कोशिश मैं करता हूँ, इसमें जो टॉपिक हमने चुने हैं मोस्टली हम हर डे पर डे नहीं लेक्चर देते। अगर हम पर डे देते तो हम 30 मिनट का लेक्चर दे पाते, लेकिन पर डे नहीं होता है, हफ्ते में एक बार होता है, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा ही हो जाता है। इसी के साथ हम इसको मतलब, अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम डीएपी आज डालेंगे ये तासीर कब दिखाएगा? 15 to 20 डेज, ठीक है। अगर हम यूरिया डालेगा, कब तासीर दिखाएगा? 35 to 40 डेज। अगर हम एफओएम डालेंगे 52 to 60 डेज। अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे 21 to 35 डेज। इसीलिए आप ये चीजें अवॉइड करो, ना ही आप यूरिया आज डालो, ना ही आप एफओएम आज डालो, ना ही आप वर्मी कंपोस्ट आज डालो। प्लीज इन चीजों को आप अवॉइड करिए, डीएपी आप डालिए। क्योंकि ये टॉपिक जो सॉइल मैनेजमेंट का जो हमने लगभग पूरा किया है, इसमें अब रहता है नो एक्चुअली क्या होता है, जो डीएपी होता है ये हाईली वाटर सॉल्युबल होती है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जब हम इसको डालते हैं ये जल्दी फिक्स हो जाती है वाटर के साथ, या लीच आउट हो जाती है वाटर के साथ। लेकिन अवेलेबल जो होती है ये 15 तो 20 दिन, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस है हाईली सॉल्युबल है, तो प्लांट ये जल्दी लेता है।
व्हाट इज FYM? FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी गोबर इसे गूछ वनान। लेकिन आज कर थोड़ा इतस इलाबरेशन, ये कौन सा गोबर होता है। इसी के साथ ही इसको हम यहाँ पे एंड करेंगे इस सेशन को, क्योंकि ये बड़ा सेशन चला है। यहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर गोबर है। गोरनेत गछ आसुन अमिच एज, ये कुत काल गछ आसुन 1 year old, almost 1 year old। अकिस वरियस गछ एक्सचेंज आसुन थोमुत, लेकिन इसके लिए आप इसको खुला मत छोड़िए। अगर तो फॉर एग्जांपल ये थोमुत गोबर, ठीक है, इसको मैंने ऊपर कुछ नहीं रखा है, जो रेन है वो इस पे गिरती है, जो स्नो है इस पे गिरता है, उसकी वजह से जो वाटर होता है इस पे आ जाता है। उस वाटर की वजह से जो इसमें न्यूट्रेंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रेंट्स जो होते हैं इसमें, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रेंट्स वो इसी के साथ ही लीच आउट हो जाते हैं। विद द रिजल्ट इसका जो न्यूट्रेंट स्टेटस जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आपको एक पिट बनाना है, एक गाढ़ा खोदना है, आपको इस तरह पिट बनाना है, या आप उस पर सेल भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप गोबर डालिए, इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर ही रखिए, यहाँ पे आउटलेट रखिए, आउटलेट, इसमें फिर गोबर डालिए, ठीक है। इसके बाद इसको ऊपर कुछ रखिए, बंद करिए इसको, या ब्लैक अच्छी क्रीन त्रुपाल त्रावी पे, यम सात तुम क्रीन त्रुपाल त्रो, तिकाज क्रीन त्रुपाल एब्जॉर्ब कर मोस्ट ऑफ द सनलाइट। जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो त्रुपाल, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर्स हमारे होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं एज डिकम्पोजर्स, उनको टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर तमन मीडियस मज आसन, यूत तमन हाई टेम्परेचर मीडियम मज आसे तूत तम एक्टिविटी कर ज्यादा, तो तुम कर असल पे डिग्रेड, तो ये असली वन FYM, ठीक है। ये वाला नहीं है, यह सह लेफ्टन चाय रंग ब्राउन, ठीक है, यह ब्राउन रंग, यह बे नरम, ठीक है, लेकिन यह त्रकुट, यह ग्रे कलर गोमुत, सूर गोमुत या क्रेहनियम। इसका मतलब ये होता है इसमें न्यूट्रेंट्स नहीं होते हैं, इसमें सारे न्यूट्रेंट्स बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये वाला गोबर आप इस्तेमाल करिए, ये वाला अवॉइड करिए, ये प्रोसेस अवॉइड करें। अगर अस गुश गर नेरन, ठीक, गुपन चारवाई गर, अस बनाओ सेल या बनाओ सह कमर हूं 1 मीटर हाइट, 1 मीटर सोन, ठीक है, बेड थो लगभग 1 मीटर, इस तरह हम बनाएंगे इसको 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। यही बना के हमने क्या करना है, इसी में ये डालना है, इसी में हमने ये गोबर डालना है, फिर वो इस्तेमाल करना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसी के साथ में अपना लाइव सेशन बट सुकास्ट रिकमेंड डैब वंस इन ए ईयर। जो भी हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, या एप्पल इंडस्ट्री या फार्मिंग जो करते हैं, वो पोस्ट हार्वेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रेंट्स देते हैं। लेकिन हमारे कश्मीर में ये ऐसा टॉपिक है कि ये जैसे दिख रहा है ये नया है, आपको उसमें डालने की मतलब उस पे मतलब जो सुकास्ट की रिकमेंडेशन है वो फॉर द एप्पल बेस्ड होता है, फॉर द करंट ईयर होता है। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है, पहले ही बताया था कि पोस्ट हार्वेस्ट में लगभग हमें 30% देना होता है। अगर 100% हमें प्लांट न्यूट्रेंट जरूरत लगता है एक प्लांट को, उसका 30% निकालिए आप,
वही देना है हमें पोस्ट हार्वेस्ट में, ठीक है। इसलिए हम पोस्ट हार्वेस्ट में डाई खाद भी डालेंगे, उससे अच्छा फायदा आएगा। या हम मल्टी न्यूट्रेंट उसको स्प्रे भी कर सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं वाटर के साथ, उससे हमें फायदा मिलेगा। इसी के साथ मैंने अपना ये टॉपिक एंड करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।